कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल। एक पेशेंट को बड़ी ही बुरी हालत में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया और इमरजेंसी वार्ड में उसे तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। वो पेशेंट कोई और नई सृष्टि थी जिसके सिर से खून बड़ी ही तेज़ी से बह रहा था। अभी कुछ देर पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका पीछा कर रहे कुछ लोगों में से एक शख्स ने तुरंत अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया, लेकिन सामने वाले का नंबर लग ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क। प्रलय इस वक्त एक मीटिंग में था। उसका फ़ोन साइलेंट पर था और पिछले तकरीबन 1 घंटे से वो मीटिंग चल रही थी और शायद 2 घंटे तक और चलने वाली थी। प्रलय पूरी तरह से उस मीटिंग में बिजी था, लेकिन अचानक ही उसे बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपने सांसों को कंट्रोल करने लगा, जो गहरी होती जा रही थी। सृष्टि का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। सृष्टि की बातें उसके दिल को बेचैन कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से वो सृष्टि से मिला नहीं था और ना ही उसकी सृष्टि से कोई बात हुई थी। 2 दिन पहले वो बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क आया था, लेकिन उसने अपने लोगों को सृष्टि के पीछे लगातार रहने के लिए कहा और उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए भी कहा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग तुरंत उसे कॉल कर देते थे, लेकिन जब प्रलय खुद इंडिया में था तो वो सृष्टि के सामने आता ही नहीं था। हालांकि सृष्टि ने प्रलय को बोल दिया था कि वो उसके सामने ना आए, लेकिन अब प्रलय का उससे दूर जाना उसे खल रहा था। वो उसकी हरकतों और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था। इसलिए प्रलय इंतज़ार कर रहा था कि कब सृष्टि को उसके प्यार का एहसास हो और कब वो उसके पास आए। सृष्टि के बारे में सोचते हुए प्रलय मन ही मन बोला, बस बहुत हुआ यूनिवर्स, 1 हफ्ता दे दिया मैंने तुम्हें। इस 1 हफ्ते में मैं जानता हूँ जितना मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, उतना तुम भी मेरे लिए तड़प रही होगी। बस सिर्फ तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे दूर गया हूँ, लेकिन अब और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे तुम चाहिए हो। यहाँ से वापस जाते ही मुझे एक बार फिर से मानो के डाइवोर्स पेपर पर साइन चाहिए, और इस बार तुम्हारे भी। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो हल्का हल्का अपने सीने को मल रहा था। तभी उसके सामने बैठे मिस्टर डिसूजा बोले, आर यू ऑल राइट मिस्टर राणा? प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर एक बार मीटिंग में ध्यान देने लगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में डॉक्टर सृष्टि का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत उसकी सर्जरी शुरू कर दी थी। सृष्टि के पर्स में से उसका फ़ोन निकला, जिससे तुरंत उसके घर पर कॉल किया गया। वहीं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा प्रलय का आदमी अभी भी प्रलय को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रलय का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। न्यूयॉर्क में तकरीबन 1 घंटे बाद प्रलय अपनी मीटिंग से फ्री हुआ और सबके जाने के बाद अपनी चेयर पर अपना सिर पीछे की तरफ कर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो सामने सृष्टि का चेहरा घूमने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, एक मैं हूँ जो एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूल पाता हूँ यूनिवर्स, और एक तुम हो जिसे पिछले 1 हफ्ते से मेरी याद तक नहीं आई, पर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं तो तुम्हारी आवाज़ तो सुन सकता हूँ ना मैं, तुम्हारी वो आवाज़ जो मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये बोलते हुए वो मुस्कुराया और फिर अपनी आंखें खोल अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालने लगा। तभी अचानक से मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और मुस्कुराती हुई नताशा अंदर आई। वहाँ नताशा को देखकर प्रलय हैरान हुआ और बोला, तुम यहाँ? नताशा गुस्से से देखते हुए बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी भाइयों, लेकिन आप आए ही नहीं तो मुझे यहाँ आना पड़ा। घर पर रहते रहते मैं बोर हो गई थी, प्लीज़ कुछ करो ना भाइयों। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या करूं मैं जिससे तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाए? ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाले बिना ही अपना हाथ अपने पॉकेट से बाहर निकाल लिया। नताशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे शॉपिंग पर ले जाओ या फिर कहीं घुमाने, या फिर एक काम करते हैं लंच पर चलते हैं। प्रलय हंसा और बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ यहाँ मत आओ। इंडिया में रहती तो ऐसे बोर नहीं होती, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ यहाँ पर आना था। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ प्रिंसेस? नताशा उसे घूरते हुए बोली, मतलब आप मुझे लंच पर लेकर नहीं जा रहे?
प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए बोला, 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग है, ये हमारी लास्ट मीटिंग है, उसके बाद हम इंडिया जा सकते हैं। इंडिया जाने की बात सुनकर नताशा का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। वो तुरंत प्रलय के पास आई और बोली, इतनी जल्दी इंडिया क्यों जाना है? आई मीन इंडिया तो हमें जाना है, लेकिन प्लीज़ इतनी जल्दी नहीं ना भाइयों, थोड़े दिन यहाँ पर और रुकते हैं ना प्लीज़। प्रलय ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, हमें यहाँ पर आए 2 दिन हो गए हैं, मेरा सारा काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम भी बोर ही हो रही हो, नताशा गुस्से से बोली। मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो भाइयों, लेकिन आप मुझे टाइम देंगे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मुझे अभी कुछ दिन यहाँ पर और रहना है, प्लीज़ भाइयों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये बोलते हुए नताशा बहुत ही रिक्वेस्ट भरी नज़रों से प्रलय को देख रही थी। तो प्रलय कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, 1 दिन एक्स्ट्रा रह लेंगे हम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मुझे इंडिया जाना है, मुझे वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम है। उसकी बात सुनते हुए नताशा मन ही मन बोली, और मैं जानती हूँ भाइयों वो इम्पोर्टेंट काम क्या है, लेकिन जब तक मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती तब तक मैं आपको वहाँ पर नहीं जाने दूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इविल एक्सप्रेशन थे। इंडिया में शाम के तकरीबन 4 बजे एक गाड़ी वर्मा हाउस के बाहर आकर रुकी और उस गाड़ी में कोई और नहीं, ख्याति और मानव थे। ख्याति मानव को देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताकर अच्छा लगा। मानव उतरकर अंदर की तरफ चला गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ख्याति घूम रही थी। वहीं ख्याति के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी इंटेंस एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। नताशा अपनी शॉपिंग में बिजी थी और प्रलय उसे देख रहा था। नताशा ने अचानक ही प्रलय की तरफ पलट कर देखा तो उसकी नज़र दरवाजे से बाहर निकल रहे प्रलय पर गई। वो तुरंत उसके पास आई और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं भाइयों? प्रलय अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, मुझे किसी को इम्पोर्टेंट कॉल करना है, किसी की मिस्ड कॉल आई हुई है, बस मैं अभी उसे कॉल करके आता हूँ। नताशा उसके हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली, बस बहुत हुआ भाइयों, जब भी आप मेरे साथ होते हैं तो आपके काम ही ख़त्म नहीं होते। आप मुझे शॉपिंग पर लेकर आए हैं, अभी तो हमें डिनर भी करना है, मैं तब तक आपको फ़ोन नहीं दूंगी जब तक हमारा डिनर कंप्लीट नहीं हो जाता। प्रलय नताशा को समझाते हुए बोला, प्लीज़ नताशा समझने की कोशिश करो, इस वक्त मेरा वो कॉल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर सच में बहुत ज़्यादा परेशानी झलक रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला था और उसके फ़ोन पर अपने आदमी के तकरीबन 10 कॉल्स देखकर हैरान रह गया। वो उस आदमी का फ़ोन था जिसे प्रलय ने सृष्टि की निगरानी रखने के लिए रखा था। नताशा गुस्से से बोली, मैंने कह दिया ना, मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी। प्रलय ने उसके हाथ से फ़ोन खींचा और चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मुझे फ़ोन दो। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से कांपने लगा था। अपना फ़ोन लेकर वो बाहर की तरफ आया और नताशा और भी ज़्यादा गुस्से से उसे देखने लगी। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आपको किसे फ़ोन करना है, अपने आदमी को ना, जिसे आपने सृष्टि की निगरानी रखने के लिए रखा हुआ है। पर बेशक से कुछ भी कर लीजिए, वो लड़की अब ना आप तक पहुँच सकती है और ना ही मैं आपको उसके पास जाने दूँगी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। प्रलय ने अपने आदमी को कॉल बैक किया, लेकिन लगातार कॉल जाने के बाद भी वो आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा था। इस वक्त वो आदमी हॉस्पिटल में था और डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था। अभी तक सृष्टि के घर वाले नहीं आए थे और सृष्टि की सर्जरी हो चुकी थी। डॉक्टर ने सृष्टि के घर पर इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अभी तक वहां से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। प्रलय अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए दोबारा नंबर डायल करने ही वाला था कि अचानक से उसका फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिरा। नताशा तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी भाइयों, लेकिन वो मुझे दिखा ही नहीं। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों में पकड़े हुई ट्रे की तरफ और नीचे गिरे हुए फ़ोन की तरफ देख रही थी, जो प्रलय के लिए स्नैक्स लेकर आई थी। प्रलय गुस्से से देखते हुए बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड नताशा, तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? नताशा उसका गुस्सा देखकर हैरान रह गई। शायद ऐसा पहली बार था जब प्रलय उससे इतने गुस्से में बात कर रहा था। नताशा रोते हुए बोली, भाइयों मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझ पर इस तरह से गुस्सा करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। उसे रोते हुए देख प्रलय ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला,
आई एम सो सॉरी नताशा, लेकिन ये बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने फ़ोन को उठाया। वो फ़ोन डैमेज हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय का आदमी डॉक्टर से बात नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने अपने फ़ोन पर प्रलय की मिस्ड कॉल देखी तो उसने तुरंत प्रलय को कॉल बैक किया, लेकिन प्रलय का नंबर लग ही नहीं रहा था। वो आदमी कुछ सोचते हुए बोला, मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता आपका सर, अब मुझे हार्दिक सर को कॉल करना होगा। ये बोलकर उसने हार्दिक को कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक इस वक्त राणा इंडस्ट्रीज़ में अपने केबिन में था और कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन बजा उसने तुरंत कॉल उठाया। सामने से उसने जो सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए और उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते रह गया। वो परेशानी भरी आवाज़ में बोला, तुम वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ, बस 10-15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रात के तकरीबन 8 बजे हार्दिक आईसीयू के बाहर खड़ा था और डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर हार्दिक को देखते हुए बोले, हमें पेशेंट के होश में आने का इंतज़ार है। हमने उनकी फैमिली को कई बार फ़ोन कर दिया, लेकिन सामने से वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके घर से कोई आया नहीं। ये बात सुनकर हार्दिक को सृष्टि के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सृष्टि के बारे में जानकर भी अब तक वो लोग उसके पास नहीं आए। वो उसकी आंखें लाल होने लगी। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं पेशेंट का भाई हूँ। आपको जो भी बात करनी है या जो भी ज़रूरत हो आप मुझे बताइएगा। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे को थपथपा कर बोले, या श्योर। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद हार्दिक ने आईसीयू के दरवाजे से अंदर बेड पर लेटी हुई सृष्टि को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और वो पूरी तरह मशीनों से घिरी हुई थी। उसे देखते हुए हार्दिक की आंखों की लाली आंसू बनकर बह निकली और वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत में जो दर्द लिखा है ना, वो मैं दूर नहीं कर सकता। हमेशा मैं यही सोचता था कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँ। तुम्हें जो फैसला लेना होगा तुम खुद लोगी, लेकिन अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उस नर्क से बाहर निकल आओ जिन्हें तुम्हारी फिक्र ही नहीं। तुम उनके लिए क्यों मर रही हो सृष्टि? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं खुद प्रलय को कहूँगा कि निकाले वो तुम्हें इस नर्क से बाहर। तभी अचानक उसे ख्याल आया कि प्रलय को सृष्टि के बारे में पता भी होगा या नहीं। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और प्रलय को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जिसने अभी अभी नया फ़ोन मंगवाया था और बस अभी फ़ोन ऑन ही किया था कि हार्दिक का फ़ोन आते देख उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने उस आदमी को फ़ोन किया जिससे वो सृष्टि के बारे में जान सकता था, लेकिन अब उस आदमी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। प्रलय का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा। हार्दिक का कॉल आते देख अब उसने थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में ही कॉल रिसीव की। सामने से हार्दिक ने जो कहा उसे सुनकर उसके हाथ से फ़ोन छूट गया और धड़कनें रुकने को हो गए। सुबह का वक्त, सिटी हॉस्पिटल। पूरी रात बीत चुकी थी, लेकिन ना ही सृष्टि के पास मानव आया और ना ही उसकी फैमिली में से कोई। हार्दिक पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहा। हार्दिक और रागिनी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो तकरीबन रात के 9 बजे हार्दिक के पास रागिनी का फ़ोन आया। जैसे ही रागिनी को सृष्टि के बारे में पता चला उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत हार्दिक के पास हॉस्पिटल आ गई थी और इस वक्त वो दोनों ही सृष्टि के लिए आईसीयू के बाहर खड़े थे। पूरी रात उन दोनों ने वहाँ पर लगी हुई चेयर्स पर बैठकर बिताई और अब सुबह होने पर डॉक्टर एक बार फिर से सृष्टि का चेकअप करने आए। डॉक्टर ने सृष्टि का चेकअप किया। अभी तक सृष्टि को होश नहीं आया था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और हार्दिक की तरफ देखते हुए बोले, क्या उनकी फैमिली से कोई भी नहीं आया मिस्टर हार्दिक? क्योंकि इनकी फैमिली मेंबर वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। हमें पेशेंट की कंडीशन और उनकी हेल्थ के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। हार्दिक तुरंत बोला, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पेशेंट का भाई हूँ, तो आप वो सब बातें मुझे बता दीजिए। सृष्टि की हालत ठीक तो है ना? खतरे से वो बाहर तो है ना? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हाँ वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी एक्चुअल कंडीशन तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगी।
फ़िलहाल हमें उनके बारे में और भी कुछ डिस्कस करना है, आप प्लीज़ उनकी फैमिली को बुला दीजिए। हार्दिक का चेहरा मायूस हो गया। अगर प्रलय यहाँ पर होता तो वो डॉक्टर से कुछ भी बोल सकता था, लेकिन हार्दिक वैसा इंसान ही नहीं था जो किसी को धमकी दे या फिर किसी से फालतू बात भी करे। उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, पेशेंट की फैमिली अभी थोड़ी ही देर में आपके सामने होगी। डॉक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रागिनी हार्दिक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि सृष्टि की फैमिली आएगी। उन्हें सृष्टि की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर होती तो वो अब तक यहाँ पर आ चुके होते। हार्दिक की आंखों में नमी तैर गई। वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, मैं बहुत गलत था रागिनी, जो मैं ये सोच रहा था कि सृष्टि शादीशुदा है और प्रलय को उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शादी ऐसी होती है ना, तो ऐसी शादियों का टूटना ही सही है। अब बस मुझे प्रलय का इंतज़ार है। मुझे सृष्टि की फैमिली को अब यहाँ पर आने ही नहीं देना है। मुझे प्रलय से बात करनी होगी। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन निकाला और प्रलय के नंबर पर कॉल किया तो प्रलय का नंबर नॉट रीचेबल जाने लगा, जिसका मतलब साफ था कि वो ज़रूर फ्लाइट में होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त अपने प्राइवेट जेट में था और उसका चेहरा एकदम लाल था। वो बुरी तरह से शिविर कर रहा था। उसे जल्द से जल्द अपने यूनिवर्स के पास पहुंचना था, लेकिन वो चाहे कितनी ही जल्दी क्यों ना कर ले, लेकिन शाम से पहले वो अपने यूनिवर्स के पास पहुंच नहीं सकता था। इस वक्त उसे खुद पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो खुद की जान ले ले। वो बार बार खुद को ही कोस रहा था और साथ ही साथ उसे नताशा पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर नताशा उसके हाथ से फ़ोन नहीं लेती और वो फ़ोन नीचे नहीं गिरता तो अब तक वो इंडिया पहुंच चुका होता। वो गिल्टी फील करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, जो मैंने तुमसे दूर जाने का फ़ैसला लिया। मैंने सोचा था कि तुम्हें प्यार फील हो, लेकिन मेरा डिसीजन गलत था। मुझे तुम्हें छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखने वालों में से हो ही नहीं। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, तुम्हें छोड़कर यहाँ न्यूयॉर्क आ गया। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शायद पहली बार था जब प्रलय की आंखों में किसी के लिए आंसू थे। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। वो अपने फ़ोन से हार्दिक के फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फ़ोन पर नेटवर्क थे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस संतोष जी मानव के पास आई और बोली, तुझे हॉस्पिटल जाना है या नहीं? मानव चिढ़ते हुए बोला, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मुझसे क्या पूछ रही हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो फालतू में उसका इलाज करवाता फिरूं। बिन्नी वहाँ पर आई। उसके हाथों में एप्पल था। वो एप्पल खाते हुए बोली, आपके पास फालतू पैसे नहीं हैं कि आप उसका इलाज करवाएं, लेकिन वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे घर में सूखा पड़ जाएगा। मुझसे पैसे मत मांगना। मैं अपनी सैलरी में से 1 रुपया भी आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। संतोष जी उसकी बात सुनकर परेशान होते हुए बोली, ये बात तो बिन्नी सच कह रही है। वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देने वाली। अब तो उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। हमें उसका इलाज तो करवाना ही होगा। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं हॉस्पिटल। मानव इरिटेट होते हुए बोला, यार आप लोगों ने भी खून पी रखा है। वहाँ देहरादून सही था लेकिन यहाँ आकर तो जैसे जीना ही हराम हो गया है। ये बोलते हुए वो सोफे से उठा और अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आया और संतोष जी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक नर्स आईसीयू से बाहर निकली और तुरंत डॉक्टर के पास भागते हुए आई। वो डॉक्टर को आकर बोली, पेशेंट को होश आ गया है सर। सृष्टि के होश में आने की बात सुन वो तुरंत अपनी जगह से उठे और आईसीयू में आए। डॉक्टर को आईसीयू के अंदर जाते देख हार्दिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। डॉक्टर उसे अपना हाथ दिखाकर बोले, हमें पेशेंट का चेकअप करना होगा। उन्हें होश आ गया है। एक बार सारी चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सृष्टि के होश में आने की बात सुनकर हार्दिक और रागिनी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। डॉक्टर आईसीयू के अंदर चले गए। तभी हार्दिक की नज़र सामने दरवाजे से आते हुए मानव और संतोष जी पर गई, तो उसने तुरंत रागिनी का हाथ पकड़ा और वहाँ से साइड हट गया। अभी सृष्टि की हालत सही नहीं थी, इसलिए वो सृष्टि को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था और अभी प्रलय भी यहाँ पर नहीं था,
तो उसके पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। डॉक्टर सृष्टि के पास आकर खड़े हुए और उसे देखते हुए बोले, अब आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरी हालत में आई थी आप हमारे पास, आपके तो बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अब आपको एकदम होश में देखकर और सही सलामत देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और अब हम आपको भी एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। यू आर प्रेग्नेंट मिसेस सृष्टि वर्मा, आप 2 वीक प्रेग्नेंट है। ये बोलते हुए डॉक्टर मुस्कुराकर सृष्टि को देख रहे थे। वहीं वार्ड का दरवाज़ा खुला और जैसे ही मानव और संतोष जी ने डॉक्टर की बात सुनी, उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अंदर की तरफ आए और डॉक्टर को हैरानी से देखने लगे। डॉक्टर ने जब मानव जी और संतोष जी को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, आप पेशेंट की फैमिली हैं क्या? मानव गुस्से भरी नज़रों से सृष्टि को देखते हुए बोला, हाँ। और अभी अभी आप इसे क्या बोल रहे थे? क्या है ये प्रेग्नेंट? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे और संतोष जी का चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था। डॉक्टर एक बार फिर से मुस्कुराए और बोले, हाँ, उनकी हालत अब बिल्कुल ठीक है और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी है। ये 2 वीक प्रेग्नेंट है। हालांकि सिर्फ अभी 2 वीक की प्रेगनेंसी है, तो इन्हें अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो शायद किसी की दुआओं का असर है, जो इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी इनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है और ये खुद भी। आप इनका ख्याल रखिए। ये बोलते हुए डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। मानव सृष्टि की तरफ गुस्से से देखते हुए उसके पास आया और बोला, किसके साथ मुंह काला किया तुमने? कौन है वो जिसके साथ मेरे पीठ पीछे रंगरलियां बना रही थी तुम? संतोष जी भी गुस्से से कांपते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे तो पहले ही शक था। ये जिस तरह से बन ठन कर ऑफिस जाती थी ना, मुझे पहले ही पता था कि ये हमारे मुंह पर कालिक पोत देगी और इसने वही किया। तुझे देहरादून गए 1.5 महीने से ऊपर हो गया और ये 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। ऐसा हो भी कैसे सकता है? उनकी बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। मानव ने गुस्से से सृष्टि को उस बेड पर लेटे हुए ही एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, बोलती क्यों नहीं? बता मुझे, किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है? कौन है इस बच्चे का बाप? किसके साथ नाजायज रिश्ते बनाए तूने और किसके साथ तूने गुलछर्रे उड़ाए? मुझे बता, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया था और अभी भी वो हैरानी से मानव और संतोष जी को देख रही थी। तभी संतोष जी उसे देखते हुए बोली, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। सब पता है इसे। बता, वरना तुझे यहीं हॉस्पिटल में छोड़ जाऊंगी। जिसके साथ भी गुलछर्रे उड़ाए हैं ना तूने, उसे बस तेरे साथ गुलछर्रे उड़ाने तक का मतलब था। तुझे क्या लगता है कि कोई तुझे अपने घर लेकर जाएगा? एक हम ही हैं जिसने इस मनहूसियत को अपने घर पर रख रखा है। लेकिन अब जब तक तू उस आदमी का नाम नहीं बता देती, तब तक मैं तुझे सांस भी नहीं लेने दूंगी। बता मुझे उस आदमी का नाम। सृष्टि उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप दोनों कौन हैं? आप लोग मुझे ये सब क्या बोल रहे हैं? और प्रेग्नेंट? कौन प्रेग्नेंट है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोनों हैं कौन और मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसकी बातें सुनकर संतोष जी और मानव ने एक दूसरे की तरफ देखा। मानव व्यंग से हंसा और बोला, मेरे सामने ड्रामा? ये बोलते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी संतोष जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? इस वक्त हॉस्पिटल में हैं हम। अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसे क्या लगता है कि ये हमारे सामने ड्रामा करेगी और हम इसे छोड़ देंगे? ये हमारे नाम की धज्जियाँ उड़ाएगी और हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। कहाँ जाएगी ये? किसके पास जाएगी? इसे जितना ड्रामा करना है करने दे। ये जब हमारे पास आएगी तब हम इसे बताएंगे कि ये कौन है और हम कौन। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा बेहिसाब झलक रहा था और आंखों ही आंखों में वो सृष्टि को वार्निंग दे रही थी। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई और संतोष जी मानव का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगे। मानव गुस्से से कांपते हुए एक बार फिर से सृष्टि के करीब हुआ और बोला, मुझे भूल गई ना तू? तुझे बहुत अच्छी तरह से याद दिलाऊंगा। जब गलियों में भीख मांगती फिरेगी ना, तब तुझे मेरी ही याद आएगी और तब तू मेरे पास आना। तुझे मैं बताऊंगा कि मानव वर्मा है कौन। ये बोलकर उसने एक बार फिर से सृष्टि के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और वहाँ से बाहर चला गया। संतोष जी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गई थी। इस वक्त सृष्टि जिस हॉस्पिटल में थी, उसका खर्चा तकरीबन एक दिन का 1 लाख से ऊपर होगा।
ये सोचकर ही उनकी जान पर बन आ रही थी। और ऊपर से सृष्टि का प्रेग्नेंट होना उन्हें हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो मानव के साथ बाहर निकल गईं तो एक नर्स ने आकर हार्दिक को सब कुछ बताया। जैसे ही हार्दिक ने सृष्टि के प्रेग्नेंट होने की बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हार्दिक रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, हमें सृष्टि को संभालना होगा। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। उसकी याददाश्त जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो प्रलय को भी नहीं पहचान पाएगी और जब तक प्रलय नहीं आ जाता तब तक हम खुद भी उसके सामने नहीं जा सकते। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रागिनी परेशान होते हुए बोली, लेकिन हम उसे ऐसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते हैं हार्दिक, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बिल्कुल बेजान बिस्तर पर लेटी हुई थी। नर्स ने आकर उसे जल्दी से संभाला। उसके दोनों गालों पर मानो के हाथों के निशान छपे हुए थे। वो सृष्टि को संभालते हुए बोली, क्या अभी यहाँ पर जो आए थे वो आपके पति हैं? सृष्टि ने अपना सर नामे हिलाया और बोली, मुझे कुछ याद नहीं। वो नर्स उसे देखते हुए बोली, क्या आपको सच में कुछ याद नहीं आ रहा? आपकी फैमिली के बारे में, आपको अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में? उसका सवाल सुनकर सृष्टि सोच में पड़ गई। सुबह के 5 बजे प्रलय डॉक्टर के सामने खड़ा था। वो आईसीयू से बाहर गया ही नहीं और डॉक्टर भी उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाए। प्रलय की अभी भी एकटक नज़रें सृष्टि पर थी। डॉक्टर ने ना सिर्फ सृष्टि का ट्रीटमेंट किया बल्कि सारे टेस्ट भी किए। प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अब तो सृष्टि ना जाने कैसी सिचुएशन से गुजर रही थी। ऐसे में सारे टेस्ट किए जाने बहुत ज़रूरी थे। सारे प्रोसीजर होने के बाद डॉक्टर प्रलय के पास आए और बोले, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं मिस्टर राणा, लेकिन जब तक पेशेंट को होश नहीं आ सकता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रलय चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, जो बिना डॉक्टर की तरफ देखे ही बोला, बेबी। डॉक्टर प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अबॉर्ट कर दिया जाए तो हम उसका प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। अभी वो बोल ही रहे थे कि एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर आकर लगा और अगले ही पल प्रलय ने उनका गिरेबान पकड़ लिया। उसके गुस्से से दहकती हुई आंखें बाहर आने को हो चुकी थी और वो गुस्से से बुरी तरह कांप रहा था। उसने डॉक्टर को दीवार से लगा दिया। डॉक्टर भी थर थर कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी इस हरकत पर प्रलय को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। उसने तो अबॉर्शन का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पहले रागिनी ने अबॉर्शन के लिए कहा था और जिस तरह से मानव और संतोष जी सृष्टि के साथ बिहेव करके गए थे उन्हें भी यही सही लग रहा था। सारा स्टाफ भी प्रलय और डॉक्टर को देखकर हैरान था। प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, प्रलय राणा का बच्चा है वो, उसका खून है वो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बातें बोलने की? अगर उसकी तरफ किसी ने नज़र भी उठाकर देखा ना तो प्रलय राणा जान ले लेगा उसकी। ये बोलकर उसने डॉक्टर के गिरेबान को एक झटके में छोड़ा और डॉक्टर गहरी गहरी सांसें लेते हुए प्रलय को देखने लगा। उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इस बच्चे का बाप प्रलय होगा। वो तुरंत बोले, आई एम सो सॉरी मिस्टर राणा। प्रलय गुस्से से एकदम सर्द लहजे में बोला, आउट। डॉक्टर दोबारा कुछ बोलने को हुए। प्रलय ने घूरते हुए उन्हें देखा तो वो तुरंत अपने स्टाफ के साथ वहाँ से बाहर चले गए। उनके बाहर जाने के बाद प्रलय सृष्टि के पास आया और उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा। सृष्टि की आंखें बंद थी और वो अभी भी बेहोश थी। प्रलय वहीं खड़ा रहा और उसे देखते रहा। कुछ पल हुए, कुछ घंटे हुए और फिर रात से सुबह हुई और अब सुबह से दोपहर होने वाली थी। प्रलय अभी भी अपनी जगह पर खड़ा रहा और सृष्टि अभी भी बेहोश थी। प्रलय ने सृष्टि का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और एक पल के लिए भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई थी। हार्दिक तकरीबन 2 से 3 बार दरवाजे पर आया और प्रलय की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन प्रलय ने हर बार अपना हाथ दिखाकर उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। पर अब हार्दिक प्रलय के रोकने पर भी नहीं रुका और अंदर प्रलय के पास आकर खड़ा हुआ। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रहा है तू प्रलय? तेरी यूनिवर्स को जब होश आना होगा तब आ जाएगा। तू प्लीज़ अपने साथ तो ऐसा मत कर। तू एक बार भी घर नहीं गया है। आंटी को तेरी फिक्र हो रही होगी और नताशा के 10 कॉल आ चुके हैं मेरे पास।
तू उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। तू खुद अपना हाल देख, कल से एक पल के लिए भी तूने रेस्ट नहीं किया है। प्लीज़ ऐसा मत कर। जब उसकी बात पूरी हो गई तो वो प्रलय के जवाब का इंतज़ार करने लगा। प्रलय बिना उसकी तरफ देखकर ही एकदम सर्द लहजे में बोला, खुद यहाँ से बाहर जाएगा या फिर अपने गार्ड्स को बुलाकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकाले। हार्दिक तुरंत बोला, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं और रागिनी दोनों यहाँ पर हैं, दोनों सृष्टि का ख्याल रख लेंगे। प्लीज़ तू एक बार कुछ देर के लिए घर चला जा। प्रलय ने अब उसकी तरफ चेहरा घुमाया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों तो पहले भी यहाँ पर थे ना? क्या करने वाले थे तुम दोनों? मेरी यूनिवर्स का बारसन। उसकी बात सुनकर हार्दिक के होश उड़ गए। उसे इस बात की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। रागिनी ने उसे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम लोगों ने मेरी यूनिवर्स का ख्याल रखा होता तो वो कभी इस हालत में पहुंचती ही नहीं। अगर उसे कुछ हुआ ना हार्दिक, तो इतना समझ ले, वर्मा फैमिली तो मेरी दुश्मन है ही। तुझे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी बात सुनकर हार्दिक का गला सूखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद प्रलय अब एक बार फिर से सृष्टि की तरफ देखने लगा था। उसकी आंखों में थकावट नहीं, इंतजार दिखाई दे रहा था। इंतजार सृष्टि के होश में आने का। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर एक बार फिर से सृष्टि का चेकअप करने के बाद जा चुके थे और उन्होंने प्रलय को यह भी कहा था कि सृष्टि को होश आने ही वाला है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रलय के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और अगले ही पल उसका चेहरा एक बार फिर से बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया था। आंखों में वही इंतज़ार एक बार फिर से बस चुका था और अब अचानक ही सृष्टि की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसके वो नाजुक और सूखते हुए होठ हल्के से एक दूसरे से दूर हुए। एक गहरी सांस सृष्टि ने ली और अगले ही पल प्रलय की सांसें तेज हो गई। उसने सृष्टि का हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। सृष्टि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नज़र प्रलय पर गई। उसे देखते हुए सृष्टि की धड़कनें बढ़ चुकी थी, जो सामने वेंटिलेटर पर दिखाई दे रहा था। सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और प्रलय की तरफ देखने लगी। प्रलय को देखते हुए उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, जो सामने वेंटिलेटर पर नजर आ रही थी। वहीं प्रलय की नज़रें भी उस पर टिकी थी। सृष्टि ने प्रलय को देखते हुए अपनी पलकें झपकाई और फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर ली। उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वहीं उसकी आंखें बंद होने के बाद प्रलय ने भी अपने पलकी झपकाई। कल रात से वो एकटक सृष्टि को देख रहा था। एक पल के लिए भी उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, आंसुओं की एक बूंद उसकी आंखों से गिरी और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें अब और भी ज़्यादा लाल होती जा रही थी। सृष्टि ने दोबारा अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं अब? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आ रहा था कि मानव और संतोष जी ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। उसने सोचा था कि वो उसका परिवार है तो वो उनके पास जाएगी, तो अगर उनके बीच कोई गलतफहमी हो तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं बल्कि दरिंदगी की थी, जिसे अब दोबारा याद करते ही सृष्टि के रोंगटे खड़े हो चुके थे। प्रलय ने उसका हाथ कसकर थामा हुआ था, लेकिन अब उसने उसका हाथ थोड़ा सा हल्का ढीला छोड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, अब तुम्हारी हालत कैसी है? प्रलय को समझ आ चुका था कि सृष्टि की याददाश्त जा चुकी है। सृष्टि को इस हालत में देखकर उसका दिल कांप रहा था। सिर्फ वही जानता था कि जितना दर्द सृष्टि को हो रहा है उतना ही दर्द वो भी अपने सीने में महसूस कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानकर एक सुकून भी महसूस कर रहा था कि सृष्टि अब उन सब बुरी यादों को भूल जाएगी जो उसने पिछले 2 सालों में जी होंगी। सृष्टि हैरानी से प्रलय को देख रही थी। वो पहला इंसान था जो उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। वो कुछ पल यूं ही प्रलय को देखती रही और फिर धीमे से बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है। प्रलय ने बड़े ही प्यार से उसके सर को सहलाया और बोला, डोंट वरी, अभी थोड़ी ही देर में सही हो जाएगा, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ। सृष्टि ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली।
प्रलय ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर वहीं पर खड़े खड़े अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज किया। तो कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पर आ गए। उन्होंने सृष्टि का चेकअप किया। सृष्टि ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर उससे उसका हाल चाल जानने लगे और पूछने लगे कि उसे कुछ याद है या नहीं। सृष्टि ने उनके हर एक सवाल पर नामे ही जवाब दिया। उसे सच में कुछ याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, आपका सिर दर्द थोड़ी देर में सही हो जाएगा, हम आपको कुछ इंजेक्शन देते हैं। ये बोलकर उन्होंने नर्स की तरफ देखा तो नर्स ने सृष्टि को इंजेक्शन दे दिया। सृष्टि की आंखें एक बार फिर से भारी होने लगी थी और देखते ही देखते वो एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के बाद डॉक्टर प्रलय की तरफ आए और बोले, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है मिस्टर राणा, प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आपको जो कहना है यहीं पर कह लीजिए, मैं मेरी यूनिवर्स को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, डिस्कशन मुझे आपके बेबी के बारे में करना है, प्लीज़ आप मेरे साथ आ जाइए। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और हमें कुछ मेजर डिसीजन लेने होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर प्रलय ने बिना कुछ कहे ही अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठे थे और प्रलय उनके सामने खड़ा था। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, पेशेंट को सिर्फ 2 वीक्स की प्रेगनेंसी है और अभी ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद वो खुद बहुत ज़्यादा नाजुक हालत से गुजर रही हैं। ऐसे में कुछ मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए हमें उनका एडवांस ट्रीटमेंट करना होगा जिससे कि बेबी सिक्योर हो जाएगा और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई भी तो वो सारी सुलझ जाएगी। प्रलय उनकी तरफ देखते हुए बोला, तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ा कर बोले, वो हमें इस ट्रीटमेंट के लिए उनके हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए होंगे। प्रलय ने अपने होठों को हल्का सा तिरछा किया और बोला, डॉक्यूमेंट। डॉक्टर ने हैरानी से प्रलय की तरफ देखा और फिर नर्स को इशारा किया तो नर्स ने तुरंत से डॉक्यूमेंट लाकर प्रलय को दे दिए। प्रलय ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा और फिर उन्हें टेबल पर रखकर डॉक्टर के टेबल पर रखा हुआ ही पेन उठाया और उन पर सिग्नेचर कर दिए। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन आप उनके हस्बैंड? अभी वो बोल ही रहे थे कि प्रलय ने अपनी आग उगलती हुई नज़रों से उनकी तरफ देखा और बोला, पेशेंट का नाम चेंज कर दीजिएगा, सृष्टि मानव वर्मा ने सृष्टि प्रलय राणा है। वो ये बोलकर उसने वो डॉक्यूमेंट डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया और खुद केबिन से बाहर आ गया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। प्रलय का उनके सामने होना ही उन्हें कांपने पर मजबूर कर देता था। उन्होंने जल्दी से नर्स को सृष्टि के एडवांस ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए कहा जिससे वो उसकी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से सिक्योर करने वाले थे। प्रलय वापस सृष्टि के पास उसके वार्ड में आया, लेकिन वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता उससे पहले ही हार्दिक ने उसे रोका और बोला, यार अब तो मेरी बात मान जा, अब तो सृष्टि को होश भी आ गया है, कम से कम अब तो थोड़ा खुद पर ध्यान दे दे तू, एक बार भी घर नहीं गया है। प्रलय ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और बोला, अब तो मैं सृष्टि को अपने साथ लेकर ही राणा मेंशन जाऊंगा, वरना मैं राणा मेंशन जाऊंगा ही नहीं। उसकी बात सुनकर हार्दिक हैरान रह गया। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही प्रलय अंदर चला गया। पूरा एक दिन बीत चुका था लेकिन प्रलय ने ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वो बस यूं ही सृष्टि के पास था। सृष्टि की आंखें खुलती तो प्रलय उसे अपने पास ही दिखाई देता और जब आंखें बंद हो रही होती तो भी प्रलय उसके पास ही होता था। धीरे धीरे दिन पूरा बीत गया और अब रात हो चुकी थी। सृष्टि ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजरें प्रलय पर गई। वो कुछ पल यूं ही प्रलय को देखती रही और फिर बोली, आपने कहा था कि आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ पर जॉब करती थी? प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्यों, तुम्हें अभी ऑफिस ज्वाइन करना है क्या? सृष्टि ने अपना सरनामे हिलाया। प्रलय उसे देखते हुए बोला, तो चुपचाप रेस्ट करो, जब ऑफिस ज्वाइन करना होगा तो मैं ऑफिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप मुझे कुछ और तो बता सकते हैं ना? प्रलय भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, पूछो जो पूछना है। सृष्टि धीमे से बोली, मेरी फैमिली के बारे में। उसका सवाल सुनकर प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी सृष्टि को उन लोगों के बारे में जानना था।
वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुमने अपनी फैमिली को देखा ना? उसका जवाब सुनकर सृष्टि की शर्म से आंखें झुक गई। वो फैमिली को भी देख चुकी थी और उसके बर्ताव को भी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए ही बोला, वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। तुम्हें फिलहाल सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और पर। जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो तुम्हें जिसके बारे में जो जानना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम ना ही मुझसे किसी के बारे में सवाल करोगी और ना ही मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। ये बोलते हुए प्रलय का लहजा थोड़ा सर्द था। उसे यूं देखकर सृष्टि को डर लगने लगा। वो पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अब ऊपर से प्रलय का ऐसे गुस्से से भरा बर्ताव देखकर तो उसकी जान ही निकलने लगी थी। तभी एक नर्स अपने हाथों में ट्रे लिए अंदर आई। उसने खाना टेबल पर रखा और सृष्टि के पास आकर उसे उठने में हेल्प करने लगी, लेकिन वो नर्स सृष्टि को हाथ भी लगाती उससे पहले ही प्रलय अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, आप जाइए यहाँ से, सृष्टि को खाना मैं खिला दूंगा। सृष्टि ने जैसे ही प्रलय के मुंह से अपना नाम सुना, उसकी धड़कन तेज होने लगी। उसने प्रलय की तरफ देखा। प्रलय मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है तुम हैरान हो रही होगी कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों है? मैं यहाँ पर तुम्हारे पास इतने वक्त से क्यों हूँ? लेकिन मैं तुम्हारा बॉस होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ। अब तुम सब कुछ भूल गई हो, लेकिन मैं तो नहीं भूला ना। मेरे लिए तो अभी भी तुम्हारी दोस्ती बरकरार है। ये बोलते हुए उसने सृष्टि को हेल्प करते हुए उसकी जगह पर उठाकर बिठा दिया। सृष्टि अभी भी उसकी तरफ ही देख रही थी। प्रलय अपने हाथों में ट्रे लिए उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, सूप तो पीना तुम्हें पसंद ही नहीं और फ्रूट्स के नाम से तो तुम वैसे ही मुंह सिकोड़ने लगती हो। सृष्टि और भी ज़्यादा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तुरंत बोली, आप इतना जानते हैं मेरे बारे में? प्रलय मुस्कुराया और बोला, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, भूली तुम हो सब कुछ, मैं नहीं। सृष्टि का पूरा चेहरा मायूस हो गया। वो तुरंत बोली, क्या मुझे कुछ याद नहीं आएगा? प्रलय उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, चाहता तो मैं यही हूँ कि तुम्हें कभी कुछ याद ही ना आए। ये प्रलय राणा तो एक बार फिर से तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। अगर ना भी बना पाए तो मेरा प्यार काफ़ी है हम दोनों के लिए, लेकिन उन लोगों की तो एक भी कड़वी याद मैं तुम्हारे जहन में नहीं आने दूंगा। सृष्टि प्रलय के जवाब का इंतजार कर रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। डोंट वरी, तुम अपने दिमाग पर ज़रा सा भी प्रेशर नहीं डालोगी। तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो? ये बोलते हुए प्रलय का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया। सृष्टि दूस की तरफ देखते हुए बोली, मेरे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? मेरे परिवार वाले मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। उनका कहना है कि ये बच्चा उनका नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने बेबी को नहीं खोना चाहती। मेरे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रलय का मन कर रहा था कि उसे अपने सीने से लगा ले और उसे बताए कि वो ना ही उसे कुछ होने देगा और ना ही उसके बेबी को, लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी कि उसकी यूनिवर्स उसके सामने थी, प्यार के लिए तड़प रही थी, लेकिन वो उसे प्यार दे नहीं सकता था। उसके साथ बातें करते हुए ही प्रलय ने उसे खिचड़ी भी खिलाई, थोड़ा सूप भी पिलाया और थोड़े फ्रूट्स भी खिला दिए। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने तो मुझे ये सब कुछ खिला दिया। आपने तो कहा था कि मैं कुछ खाती नहीं, पर मैंने तो सब खा लिया। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है। सृष्टि ने हैरानी से पूछा, क्या? प्रलय मुस्कुराया और फिर वहीं साइड टेबल पर रखी हुई दवाइयों की एक डोज और पानी का गिलास उठाकर सृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए बोला। सृष्टि ने दवाइयों को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, बहुत कड़वी है। प्रलय उसकी तरफ देखकर बोला, चुपचाप ये लो वरना इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। इंजेक्शन का नाम सुनकर ही सृष्टि डर गई और बोली, प्लीज़ इंजेक्शन नहीं, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों? इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? सृष्टि मायूसी से बोली, क्योंकि उससे दर्द होता है। प्रलय उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता रहा।
इंजेक्शन से भी डरने वाली सृष्टि आज तक ना जाने कितने बड़े बड़े दर्द बर्दाश्त करती आई थी। सृष्टि ने जब अच्छे से खाना फिनिश किया और दवाइयाँ ले ली तो प्रलय ने उसे वापस बेड पर लिटा दिया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको अपने घर नहीं जाना क्या? मतलब हाँ, हम दोस्त हैं वो ठीक है, लेकिन आपको अपने घर भी तो जाना होगा ना। आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। प्रलय उसकी बात सुनकर मन ही मन बोला, मेरी तो दुनिया ही तुम हो यूनिवर्स, तुम्हारे बिना मैं कहाँ ही जाऊँगा। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताइए ना, क्या आपकी फैमिली नहीं है? प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं है ना मेरी फैमिली, और मेरी फैमिली में सब हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। जल्द से जल्द ठीक होना है ना तुम्हें, तो ये फालतू की बातें सोचना बंद करो। सृष्टि उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए चुप रही। पर चाह कर भी वो खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाई, तो प्रलय ने आगे बढ़कर उसके आंसुओं को साफ करना शुरू कर दिया। सृष्टि अब भी एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रलय को अपने करीब कैसे आने दे रही है, प्रलय को अपनी इतनी केयर कैसे करने दे रही है, जबकि उसे तो उम्मीद अपनी फैमिली की होनी चाहिए थी। लेकिन वो बार बार बस प्रलय के बारे में ही सोच रही थी। यूं ही प्रलय की तरफ देखते हुए वो एक बार फिर से सो चुकी थी, और अब उसके सोने के बाद प्रलय भी आकर उसके बगल में लेट गया। बाहर दरवाजे पर खड़ा हार्दिक खिड़की से उन दोनों की तरफ देख रहा था, और अब तो उसने भी ये उम्मीद छोड़ दी थी कि प्रलय सृष्टि को छोड़कर कहीं जाएगा। एक बार अगर प्रलय ने कह दिया तो मतलब साफ था कि वो सृष्टि को लेकर ही राणा मेंशन जाएगा। सुबह के तकरीबन 10 बजे प्रलय की आंख खुली, और आंखें खुलते ही उसने सृष्टि के चेहरे की तरफ देखा, जो उसके बिल्कुल करीब था। कल रात प्रलय उसके साथ ही सो गया था। वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए जैसे ही सृष्टि सोई वो भी उसके पास ही सो गया। अब सुबह सुबह वो उसका चेहरा देख रहा था, लेकिन जैसे ही सृष्टि की पलकें उसे फड़फड़ाते हुए दिखी, वो तुरंत अपनी जगह से उठा और सृष्टि की तरफ देखने लगा। सृष्टि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, एक बार फिर से प्रलय को अपने सामने देखकर वो हैरान हुई और बोली, आप गए नहीं? मुझे तो लगा था कि आप रात को चले जाएंगे, लेकिन आप रात को यहीं पर थे क्या? प्रलय ने अपना सर हामी लाया। उसने सृष्टि को सहारा देकर ऊपर की तरफ बिठाया और बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सृष्टि ने अपना सर हामी हिलाया और बोली, अब पहले से बेहतर है। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें वॉशरूम जाना है ना? सृष्टि ने अपना सर हामी हिलाया। उसे हिचकिचाहट हो रही थी ये बात प्रलय को कहने में, लेकिन प्रलय ने खुद ही उसकी बात समझ ली। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज़ नर्स को। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया और बोला, आओ मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलूं। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। भला वो प्रलय की ऐसी हेल्प कैसे ले सकती थी? वो तुरंत बोली, नहीं, आप नर्स को बुला दीजिए, वो मुझे हेल्प। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसकी बात बीच में काट कर बोला, मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सृष्टि का दिल जोरों से धड़कने लगा। प्रलय ने जिस तरह से ये बात कही थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। सृष्टि का हाथ कांपने लगा। प्रलय ने अब खुद से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, जल्दी करो, उसके बाद तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। सृष्टि भी उसकी बात सुनकर बेड से उठी। प्रलय उसे वॉशरूम लेकर गया। हालांकि वो तो उसके साथ अंदर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो ना जाने सृष्टि क्या ही सोचती। इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर ही रोके रखा। कुछ देर बाद सृष्टि वॉशरूम से बाहर आई तो प्रलय उसे वापस बेड पर लेकर आया। उसने सृष्टि को अच्छे से बेड पर बिठाया तो सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरे घर से कोई नहीं आया? ये बोलते हुए उसकी आंखों में अभी भी बहुत उम्मीद नजर आ रही थी। प्रलय को उसके इस सवाल पर गुस्सा आ रहा था। उन लोगों ने इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी भी सृष्टि को उनके आने की उम्मीद थी। वो थोड़ा सर्द लहजे में बोला, मैंने कल ही तुम्हें समझाया था ना कि तुम उन लोगों के बारे में नहीं सोचोगी, तो तुम क्यों सोच रही हो उनके बारे में? जब वो लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते, इतने घटिया लोग हैं वो, जो तुम्हें यहाँ पर क्यों चाहिए?
सृष्टि कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन हो सकता है ना कि शायद मैंने ही कोई गलती की हो। मुझे नहीं याद आ रहा मैंने क्या किया है। उन लोगों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन गुस्सा तो तभी आता है ना जब सामने वाला कोई गलती करे। मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या गलती की है, तो मैं अपनी गलती सुधारूं कैसे? मुझे नहीं पता मेरे बच्चे का बाप कौन है। ये बोलते बोलते वो रुक गई। प्रलय का मन तो कर रहा था कि अभी उसे बता दे कि इस बच्चे का बाप और सृष्टि की फैमिली अब सिर्फ और सिर्फ ये प्रलय राणा है। लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को रोका और फिर सृष्टि के बेहद करीब आ गया। सृष्टि थोड़ा सा सहम गई, क्योंकि प्रलय अब सिर्फ उसके पास खड़ा नहीं था बल्कि उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम प्रेग्नेंट हो। मैटर ये नहीं करता कि इस बच्चे का बाप कौन है। मैटर ये करता है कि तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना है, और तुम इस बच्चे का ख्याल तभी रख पाओगी जब तुम खुद का ख्याल रखोगी। और सबसे पहले तुम्हें ये फालतू का सोचना बंद करना होगा। सृष्टि की आंखों में प्रलय को अपने लिए एक डर नजर आ रहा था। उसने फड़फड़ाते हुए होठ प्रलय को साफ बता रहे थे कि वो प्रलय से डर रही है। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, आपने कहा था कि आप मेरे बॉस हैं, तो बॉस से तो हर एम्प्लॉय को डर लगेगा ना। प्रलय तुरंत बोला, तो तुमने ये नहीं सुना क्या? मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी, और एक दोस्त को दूसरे दोस्त से डर तो नहीं लगना चाहिए। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। प्रलय ने नर्स को बोलकर सृष्टि के लिए दूध और बिस्किट मंगवा लिए थे। उसने सृष्टि को दूध का गिलास दिया और उसे अपने हाथों से बिस्किट खिलाने लगा। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं खुद खा सकती हूँ। प्रलय तुरंत बोला, मैंने कहा ना तुमसे, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त का ख्याल रखने का हक है ना। सृष्टि एक बार फिर से मुस्कुराई। अंदर ही अंदर अभी भी उसे मानव और संतोष जी के बारे में ख्याल आ रहे थे। मानव का ये कहना कि वो इस बच्चे का बाप नहीं है, तो मतलब क्या सृष्टि ने सच में ऐसी गलती की है? लेकिन अगर हाँ, तो इसके साथ इस गलती में शामिल कौन था? वो उस इंसान के बारे में पता लगाना चाहती थी। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, क्या कोई और मुझसे मिलने आया था? मेरा मतलब है मैं सो रही थी तब कोई आया हो। सृष्टि की हिचकिचाहट देखकर प्रलय समझ चुका था कि वो क्या जानना चाहती है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, तुम्हें किसी का इंतज़ार है? सृष्टि ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं, वो बस ऐसे ही। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, शायद आज शाम तक हमें डिस्चार्ज मिल जाए। सृष्टि हंसी और बोली, हॉस्पिटल में एडमिट मैं हूँ, आप नहीं, डिस्चार्ज मुझे मिलेगा, हमें नहीं। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराने लगा और मन ही मन बोला, तुम क्या जानो जाना, तुम्हारे साथ मैं कब इतना शामिल हो गया कि अब मैं अपना तो रहा ही नहीं, बस तुम्हारा हो गया हूँ। सृष्टि को रेस्ट करने का बोलकर प्रलय खुद वॉशरूम गया और शावर वगैरह भी उसने वहीं पर लिया। हार्दिक से उसने अपने कपड़े और बाकी सब ज़रूरत का सामान मंगवा लिया था। शावर वगैरह लेने के बाद प्रलय बाहर की तरफ आया। उसे हार्दिक से बात करनी थी। हार्दिक उसे देखते हुए बोला, आज शाम को डिस्चार्ज के लिए बोल दिया मैंने। डॉक्टर मना कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि सृष्टि इतनी जल्दी हॉस्पिटल से जाए, क्योंकि अभी भी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत थी। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, उसका ख्याल रखने के लिए मैं काफ़ी हूँ और किसी की ज़रूरत नहीं है। हार्दिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ गलत कर रहे हो? प्रलय ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखा। हार्दिक थोड़ी हिम्मत कर बोला, आज उसकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। अगर तुमने ये गलती नहीं की होती तो। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय ने गुस्से से कांपते हुए उसे देखा तो हार्दिक चुप हो गया। लेकिन प्रलय ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, जो इसे गलती का नाम दिया तो ये कोई गलती नहीं है, ये मेरा और सृष्टि का प्यार है। आइंदा अगर इसके बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना तो जुबान हलक से खींच लूँगा। ये बोलकर उसने हार्दिक को धक्का देते हुए खुद से अलग किया। हार्दिक उसकी तरफ देख रहा था। प्रलय एक बार फिर से उससे गुस्से में बोला, तुझे जितना काम कहा जाए ना उतना किया कर, शाम को डिस्चार्ज पेपर रेडी हो जाने चाहिए।
ये बोलकर प्रलय वापस सृष्टि के वार्ड में चला गया। शाम का वक्त सृष्टि बेड पर बैठी थी, तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बोले, आप अब पेशेंट को घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन इनके रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी हैं। ये बोलते हुए वो प्रलय की तरफ देख रहे थे। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, डोंट वरी, रेगुलर चेकअप भी होंगे और सृष्टि का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। प्रलय की बातें सुनते हुए सृष्टि उसे देख रही थी। उसे प्रलय में बहुत अजीब वाइब आती थी। जब जब प्रलय उसके करीब आता था तो उसे एक बेचैनी सी होती थी। प्रलय सृष्टि को लेकर बाहर की तरफ आया तो सृष्टि के चेहरे के रंग फीके फीके पड़ने लगे। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अगर मुझे मेरे फैमिली वालों ने घर पर नहीं रखा तो? उन्होंने तो पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मैं कहाँ जाऊँगी? उसका सवाल सुनकर प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि इतनी ढीठ कैसे हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ये उम्मीद कर रही है कि वो उसे वर्मा हाउस लेकर जाएगा। वर्मा हाउस तो दूर, वो वर्मा फैमिली के किसी मेंबर की परछाई भी अब सृष्टि पर नहीं आने देने वाला था। वो सृष्टि की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमसे किसने कहा सृष्टि कि मैं तुम्हें वर्मा हाउस लेकर जा रहा हूँ? तुम मेरे साथ चल रही हो मेरे घर पर। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। अभी वो प्रलय की तरफ देख ही रही थी कि एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और प्रलय ने अगले ही पल सृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया। सृष्टि के हाथ प्रलय के कंधे पर कस गए। क्या आप लोग कल भी इसी कहानी का पार्ट देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।